Hello everyone, this is Dinesh Kumar and once again welcome back to Educator Agency। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट नंबर 1 और इसमें हम बात करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ डिमांड। अगर आप एनटीए यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स पीजीटी के किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं कंसेप्ट ऑफ डिमांड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि डिमांड क्या होता है एंड क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है। बेसिकली डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड में डिफरेंस होता है और हमारे मन में इन दोनों को लेकर एक संदेह कन्फ्यूज़न ये रहती है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। आप वीडियो को पूरा देखें, आपको दोनों में डिफरेंस अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो को ध्यान से सुने। चलिए देख लेते हैं व्हाट इज़ डिमांड। तो इसमें कहा गया है कि डिमांड इज़ द क्वांटिटी ऑफ कंज्यूमर हु आर विलिंग एंड एबल टू बाय प्रोडक्ट एट वेरियस प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो डिमांड क्या है कि एक कंज्यूमर एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में किसी भी एक प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जब उसके अंदर क्या होती है, विलिंगनेस होती है और साथ ही साथ उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए वो एबल भी होता है। मतलब उसकी जो इच्छा होती है उसको पूरा करने के लिए उसके पास क्या है, रिसोर्सेज अवेलेबल भी होने चाहिए, तभी उसको हम क्या बोलेंगे, डिमांड बोलेंगे। इसको हम एक अलग तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं कि डिमांड क्या है कि डिजायर यानी कि एक व्यक्ति की जो इच्छा है प्लस एबिलिटी टू पे यानी कि उस इच्छा को पूरा करने के लिए उसके पास रिसोर्सेज भी हैं, यानी कि वो एबल है उस चीज़ को परचेज करने के लिए। एंड विलिंगनेस टू पे, और वो उसको खरीदने के लिए या पे करने के लिए उसके अंदर विलिंगनेस भी है या वो तैयार भी है। अगर एक व्यक्ति के अंदर किसी चीज़ को लेकर अगर इच्छा है और उसके पास उसको खरीदने के लिए पैसे भी हैं बट वो खरीदना नहीं चाहता, मतलब उसके अंदर विलिंगनेस टू पे नहीं है, तो भी वो हमारी डिमांड नहीं होगी। और ये बेसिकली देखने को मिलता है जो एक कंजूस व्यक्ति होता है, इच्छा उसकी भी होती है कि उसके पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छा मकान हो और उसके पास पैसे भी होते हैं, वो खरीद भी सकता है, बट वो खरीदना नहीं चाहता, तो उस केस में हम उसको डिमांड नहीं बोलेंगे। आगे देख लेते हैं। द कंसेप्ट ऑफ डिमांड वॉज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल इन 1890 इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। जो ये डिमांड का कंसेप्ट है ये किसके द्वारा दिया गया था, अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था, 1890 में। और किस बुक के अंदर ये कंसेप्ट दिया गया, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बनता है कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो बुक है उसके ऑर्थर कौन है, तो आपने याद रखना है ऑर्थर कौन रहेंगे, मार्शल जी, डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। आगे हम बात कर लेते हैं क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है। क्वांटिटी डिमांडेड को समझने के लिए हमने डिमांड को अच्छे से समझा और इसमें एक चीज़ और आपने ध्यान रखनी है कि डिमांड के अंदर एक कंज्यूमर डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पे डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड करता है, ठीक है, ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। बट क्वांटिटी डिमांडेड में स्पेसिफिक प्राइस पे एक स्पेसिफिक क्वांटिटी डिमांडेड की बात होती है। देख लीजिए, क्वांटिटी डिमांडेड इज द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट पीपल आर विलिंग टू बाय ए पर्टिकुलर प्राइस एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि एक निश्चित समय अवधि में एक निश्चित प्राइस पर एक निश्चित क्वांटिटी डिमांडेड यानी कि मांग की मात्रा या मांगी गई मात्रा जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड। सपोज करिए कि प्राइजेस 10, 20, 30 हैं ये प्राइजेस और ये क्वांटिटी डिमांडेड हमारी 100, 50 एंड 30। अगर हम यहाँ पर बात करें डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पे डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पर की जा रही है, तो ये हमारी डिमांड है। बट एक पर्टिकुलर प्राइस पे
पर्टिकुलर क्वांटिटी डिमांडेड जो है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि डिमांड जो है वो एक ब्रॉड कंसेप्ट है और साथ के साथ क्वांटिटी डिमांडेड एक नैरो कंसेप्ट है। उम्मीद है यहाँ तक आपने वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड में डिफरेंस क्या है। वो हमने मीनिंग को देखा, यहाँ पर हम डिफरेंस एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट करके समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए, इन फ्यूचर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। अगर हम यहाँ पर मीनिंग की बात करें, मीनिंग जो है बेसिकली वही है जो हम पहले करके आ चुके हैं कि डिमांड इज डिफाइंड एज द विलिंगनेस ऑफ बायर्स एंड हिज एफोर्डेबिलिटी टू पे द प्राइस फॉर द इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज। कोई नई बात नहीं है, इसमें भी वही बताया गया है कि एक बायर की जो विलिंगनेस होती है या वो खरीदने के लिए जो एबल होता है किसी भी इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज को, ठीक है, उसको हम क्या डिमांड बोलते हैं। और क्वांटिटी डिमांडेड में एक्चुअल अमाउंट की बात होती है और एक सर्टेन प्राइस की बात होती है, मतलब एक निश्चित कीमत पर एक निश्चित अमाउंट ऑफ गुड्स की यहाँ पर बात करके हम चलते हैं। चेंज की बात करें, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड में जो भी चेंज होगा या तो वो इंक्रीज होगा या तो वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। हम ये कह सकते हैं कि अदर देन प्राइस जितने भी फैक्टर हैं जब उनमें कोई चेंज होता है तो उसकी वजह से जो डिमांड में चेंज होता है उसको बोलते हैं इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। क्वांटिटी डिमांडेड की बात करें, इसमें हम एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं, मतलब हम यहाँ पर ओनली प्राइस को कंसीडर करके चलते हैं, अदर फैक्टर को कांस्टेंट मान के चलते हैं। उसी गुड्स के प्राइजेज में चेंज आने से जो भी मूवमेंट होती है क्वांटिटी डिमांडेड में, या तो वो एक्सपेंशन होगा या तो वो कॉन्ट्रैक्शन होगा। आने वाले वीडियोज़ में हम इसको और ज़्यादा डिटेल में करने वाले हैं। यहाँ पर अगर रीज़न की बात करें, कारण क्या है, डिमांड में चेंज होने का कारण क्या है, वो है फैक्टर अदर देन प्राइस, यानी कि प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर हैं, वो कंज्यूमर की इनकम हो, टेस्ट हो, प्राइजेज ऑफ अदर गुड्स हो, एक्सेट्रा, कुछ भी हो, प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर हैं वो कारण माने जाते हैं डिमांड में चेंज होने के। क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आता है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस ओनली, उसी गुड्स के प्राइजेस को हम क्या मान के चलते हैं, उसका रीज़न मान के चलते हैं कि एक गुड्स के प्राइजेस में चेंज आने से जो चेंज आएगा क्वांटिटी डिमांडेड में, ठीक है, वो एक्सपेंशन होगा या तो फिर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, प्राइस के अलावा और जितने फैक्टर हैं वो हमारे क्या है, कांस्टेंट रहेंगे। अगर मेजरमेंट ऑफ चेंज की बात की, इसके चेंज को हम कैसे मेजर करते हैं, इसको हम मेजर करते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट इन डिमांड कर्व यानी कि जो हमारा डिमांड कर्व है एक कांस्टेंट प्राइस पे या तो क्या है वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा या तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। अगर राइटवर्ड शिफ्ट होता है तो इससे क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा होगी, अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है तो इससे क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, कम होगी। अगर हम बात करें मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, मूवमेंट कैसे हम लेके चलते हैं, यानी कि जो हमारा ये डिमांड कर्व है, अगर हम इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी डिमांडेड हम कर रहे हैं, अगर प्राइजेस क्या है बढ़ जाती हैं तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो ऊपर की ओर मूव करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। अगर प्राइजेस कम होते हैं तो हमारा डिमांड कर्व नीचे की तरफ मूव करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कर्व। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ चेंज इन प्राइस यानी कि प्राइस में चेंज होने का जो अंतिम परिणाम है वो क्या देखने को मिलता है। देखो, डिमांड में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता प्राइजेस के चेंज होने से, क्योंकि हम पहले ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं कि डिमांड में जो चेंज होगा वो जो अदर फैक्टर हैं, ठीक है, उनकी वजह से होगा। प्राइजेस यहाँ पर क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होगा अगर प्राइजेस चेंज होते हैं, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज होता है वो किसके रिस्पेक्ट में होता है, वो प्राइस के रिस्पेक्ट में होता है। आगे देख लेते हैं।
आगे हम देखेंगे, यहाँ पर मैंने डिमांड शेड्यूल बनाया है, ये हमारे प्राइजेज हैं, ये हमारे क्वांटिटी डिमांडेड है। तो आप देख पा रहे हो, हम डेफिनेशन में भी पढ़ के आए हैं कि डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पे डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड को रिप्रेजेंट करता है डिमांड शेड्यूल। जो डिमांड है एक ब्रॉड कंसेप्ट है, और यहाँ पर मैंने ये चीज़ भी लिख दी है कि डिफरेंट क्वांटिटीज़ कैन बी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइजेस, यानी कि डिफरेंट जो क्वांटिटीज़ हैं ये डिमांडेड की जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पे। तो ये हमारा क्या होगा, डिमांड शेड्यूल हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटी डिमांडेड की अगर बात की जाए तो जो हमारा डिमांड शेड्यूल है उसमें एक पर्टिकुलर प्राइस पर, एक सर्टेन प्राइस पर जब एक स्पेसिफिक क्वांटिटी की क्या है डिमांड की जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड। स्पेसिफिक क्वांटिटी परचेज्ड एट द स्पेसिफिक प्राइस विद इन द डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल के अंदर स्पेसिफिक प्राइस पे स्पेसिफिक जो क्वांटिटी परचेज की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड इज एन नैरो कंसेप्ट। जो क्वांटिटी डिमांडेड है एक नैरो कंसेप्ट है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ हम पर्टिकुलर एक सर्टेन प्राइस एंड क्वांटिटी की बात लेके चलते हैं, ठीक है। किसके अंदर, क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर, और डिमांड के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस एंड डिफरेंट क्वांटिटी को लेके चलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं डिमांड कर्व। डिमांड कर्व आर नथिंग बट हम ये कह सकते हैं कि डिमांड कर्व क्या है, एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है ऑफ डिमांड शेड्यूल। जो हमारा डिमांड शेड्यूल होता है इसी का क्या है, ये एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। क्लियर। तो ये यहाँ पर ये चीज़ ऑलरेडी मेंशन कर दी गई है। डिमांड कर्व इज सिंपली ए ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल showing the relationship between different quantity demanded at different possible prices of a commodity, ठीक है। तो ये डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ किया गया है कि देखो जब प्राइजेस 10 होते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड 300 होगी, जब प्राइजेस 20 होते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड 200 होगी, जब प्राइजेस 30 होते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पर 100 होगी। तो आप देख पा रहे हो ये डिमांड कर्व हमारा लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग है, या हम ये कह सकते हैं ये इनवर्स रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी एंड प्राइस के अंदर। प्राइस जैसे जैसे हमारे इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे हमारी क्वांटिटी क्या है, डिक्रीज करेगी। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप को बताता है। आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं डिमांड फंक्शन की, या इसको हम ये कह सकते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, यानी कि डिमांड को निर्धारित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं, एक इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन होता है, एक मार्केट डिमांड फंक्शन होता है। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में हम क्या है, सिंगल कंज्यूमर की बात करते हैं, और मार्केट डिमांड फंक्शन में हम सम ऑफ कंज्यूमर्स की बात करते हैं, यानी कि सभी कंज्यूमर्स को लेकर चलते हैं। तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में एक इंडिविजुअल की जो डिमांड जो इम्पैक्ट होती है, एक तो वो प्राइस ऑफ कमोडिटी। भाई प्राइस ऑफ कमोडिटी, एक वस्तु के प्राइजेस जैसे जैसे बढ़ते हैं तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है, कंज्यूमर उसको कम खरीदना शुरू कर देगा। तो कैसा रिलेशन बना, इनवर्स रिलेशनशिप। आगे हम बात करते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। जो रिलेटेड गुड्स हैं वो हमारे टू टाइप्स की होती हैं, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स होती हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स को हिंदी में हम स्थानापन्न वस्तुएं बोलते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को हम पूरक वस्तुएं बोलते हैं। स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिन्हें एक दूसरे के स्थान पर यूज किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर पेप्सी एंड कोक, ठीक है, चाय एंड कॉफ़ी। अगर एक के प्राइजेस बढ़ जाते हैं तो उसके स्थान पर हम किसी दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मीन्स अगर एक कमोडिटी के यहाँ पर क्या है, प्राइजेस बढ़ जाते हैं तो दूसरी कमोडिटी की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जो कंज्यूमर इस कमोडिटी से इस पर शिफ्ट हो जाते हैं। क्लियर। तो इसमें कैसा रिलेशन बना, पॉजिटिव रिलेशन। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें, यानी कि जो मिलकर हमारी
रिक्वायरमेंट को, हमारे इच्छा को पूरा करते हैं। एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल, इंक एंड पेन, तो दोनों मिलकर, यानी कि एक के अभाव में दूसरे का कोई महत्व नहीं है, तो दोनों मिलकर पूरा करेंगे। तो इसमें अगर एक कमोडिटी के प्राइजेस अगर बढ़ते हैं तो दूसरी दूसरी जो कमोडिटी है उसकी डिमांड क्या है, कम होगी। भाई अगर पेट्रोल के प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो लोग व्हीकल खरीदना क्या है, कम कर देंगे। यही बात है ना। अगर पेट्रोल अगर सस्ता हो जाता है तो उससे क्या है, जो व्हीकल हैं, जो कार हैं, बाइक है, उनकी क्या है, डिमांड बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या करते हैं, ये हमारी डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं। उसके बाद इनकम ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर की इनकम का और उसकी डिमांड का पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिलता है एक नॉर्मल गुड्स के केस में। यानी कि जब किसी कमोडिटी के जब किसी भी कंज्यूमर की जो इनकम है वो इंक्रीज करती है तो वो कमोडिटी की वस्तुओं की जो डिमांड है वो भी बढ़ा देता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशन होगा। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी हमारे डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं। यानी जिस चीज़ को लेकर हमारा टेस्ट होता है या हम किसी चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं तो इससे हमारी डिमांड इंक्रीज करती है। ठीक है, अगर इसके प्राइजेस अगर बढ़ भी जाते हैं तो तब भी हम क्या करेंगे, उसी गुड्स को खरीदने की सोचेंगे। यानी कि उसी गुड्स को खरीदने की सोचेंगे जिसमें हमारा टेस्ट है, जिसमें हमारी रुचि है। ठीक है, उसके बाद एक्सपेक्टेशन की अब बात कर लेते हो। अगर फ्यूचर में प्राइजेस अगर बढ़ने वाले हैं, फ्यूचर में प्राइजेस अगर बढ़ने वाले हैं तो रिसेंटली हम उसकी क्या करेंगे, डिमांड को बढ़ा देंगे, क्योंकि हमें पता है कि फ्यूचर में इसके प्राइजेस बढ़ जाएंगे तो हम अभी इसकी डिमांड को इंक्रीज कर देते हैं। अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में किसी भी कमोडिटी के प्राइजेस फॉल करने वाले हैं, ठीक है, तो हम रिसेंटली उसकी डिमांड को क्या है, कम कर देंगे और फ्यूचर के लिए टाल देंगे कि जब प्राइजेस कम होंगे तब हम उसकी डिमांड ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिला। तो फाइनली इक्वेशन में हम ये कह सकते हैं कि डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी या किसी भी कमोडिटी की जो डिमांड है वो डिपेंड करती है उसी वस्तु के प्राइजेस पे, जो रिलेटेड गुड्स होती है उसके प्राइजेस पे, कंज्यूमर की इनकम पे, टेस्ट एंड जो एक्सपेक्टेशन है वो। अगर हम यहाँ पर बात करें मार्केट डिमांड फंक्शन, मार्केट डिमांड फंक्शन में क्या है कि जो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन होता है या एक इंडिविजुअल की डिमांड को इम्पैक्ट या डिटरमाइन करने वाले जितने भी फैक्टर होते हैं ये तो इसमें आएंगे ही आएंगे। यानी कि जैसे प्राइस ऑफ एक्स गुड्स, रिलेटेड गुड्स प्राइस, कंज्यूमर इनकम, टेस्ट, एक्सपेक्टेशन वगैरह। इससे अलग कुछ और फैक्टर हैं जो मार्केट डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं या डिटरमाइन करते हैं। वो क्या, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, क्लाइमेट एंड सीजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। भाई हमें पता है कि पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी कमोडिटी की डिमांड उतनी ज़्यादा की जाएगी। हमारा जो देश है वो पॉपुलेशन के मामले में नंबर 2 पे आता है चाइना के बाद। अब तो चाइना को भी पिछाड़ दिया है। अभी जो नया सेंसस आना बाकी है, जैसे नया सेंसस आएगा आप देख पाओगे हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में क्या है, देखने को मिलेगी। तो पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती है या पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होती है क्वांटिटी डिमांडेड भी उतनी ज़्यादा होगी। पॉजिटिव रिलेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा इसके बीच, पॉपुलेशन एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच। ओके, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, एक मिनट हुई, हम नेक्स्ट बात करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी कैसे इम्पैक्ट करती है। सपोज करिए कि गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस बढ़ा देती है, इनकम टैक्स बढ़ा देती है। तो इससे क्या होगा, लोगों की इनकम क्या है, लोगों की इनकम कम हो जाएगी और लोगों की इनकम कम होगी तो इससे जो लोग डिमांड है वो क्या करेंगे, कम करेंगे। तो गवर्नमेंट पॉलिसी में क्या है, जैसे कि टैक्सेस अगर गवर्नमेंट बढ़ाती है तो लोगों की जो इनकम है वो कम होगी और इससे लोग क्या करेंगे, डिमांड कम करेंगे। अगर गवर्नमेंट टैक्सेस को हटा देती है तो लोगों की इससे इनकम बढ़ती है और वो डिमांड भी ज़्यादा करेंगे। इस प्रकार से गवर्नमेंट पॉलिसी मार्केट डिमांड को इम्पैक्ट करती है। उसके बाद क्लाइमेट एंड सीजन, हमें पता है जैसा क्लाइमेट होता है, जैसा सीजन, जैसा मौसम होता है, हम उन्हीं के अनुसार क्या करते हैं, प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं। आपने देखा होगा सर्दियों के मौसम में जो गर्म कपड़े हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है, या फिर आप ये कहिए कि बरसात के मौसम में अम्ब्रेला की डिमांड बढ़ जाती है।
क्लियर। तो इस तरीके से क्लाइमेट एंड सीजन भी हमारी क्वांटिटी डिमांडेड को इम्पैक्ट करता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की अगर बात करें, अगर इनकम हमारी क्या होगी, इनकम का हमारे देश में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सभी की क्या है समान आय होगी, तो उससे क्या होगा, लोग उसकी डिमांड ज़्यादा करेंगे। अगर हमारे देश में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होगा तो लोगों की डिमांड क्या होगी, कम होगी। क्लियर है। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, अगर हमारे देश में इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है तो इसका कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी इकोनॉमी के अंदर देखने को मिलेगा। वो क्या, फिर सभी के पास जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हो जाता है इनकम का, तो वो किसी दूसरे के लिए काम करना पसंद नहीं करेंगे। यही है ना, क्योंकि हम काम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी इनकम कम है, हमारे पास पैसे की कमी है। और किसके पास हम काम करते हैं, जिसके पास पैसे ज़्यादा हैं। अगर सभी के पास इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है तो हम एक दूसरे के लिए काम करना छोड़ देंगे, तो इससे क्या है, इकोनॉमी को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो मार्केट डिमांड जो फंक्शन है, तो उसमें आप देख सकते हो ये तो फैक्टर आएंगे। इससे अलग हमारी पॉपुलेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, क्लाइमेट एंड सीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी आ जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, आगे हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड बताता है कि प्राइस एंड जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है, और इसमें जो अदर फैक्टर हैं वो हमारे कांस्टेंट होते हैं। इसमें हम उस कमोडिटी के सिर्फ और सिर्फ प्राइस को ही लेके चलते हैं। देखो, इट वाज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल, इट स्टेट दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ the commodity and the quantity demanded of it, other things remaining constant या ceteris paribus। यानी कि ceteris paribus की कंडीशन में जब अदर थिंग्स कांस्टेंट रहती हैं, प्राइस को छोड़कर सारे के सारे फैक्टर हमारे कांस्टेंट रहते हैं, तो इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलेगा प्राइस के और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। तो यही हमारा क्या है, लॉ ऑफ डिमांड। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, प्राइजेस जैसे जैसे हमारा फॉल करता है, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, इंक्रीज करती है। ये इसका क्या है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है जो प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। भाई प्राइजेस जैसे जैसे क्या है फॉल कर रहे हैं, वैसे वैसे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट चलते हैं, ड्राइव डिमांड क्या होती है, इसको भी समझना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है यहाँ से भी। Some goods are not demanded by consumer to satisfy their wants directly, but they are used to produce other goods which directly satisfy their wants। कंज्यूमर के द्वारा कुछ गुड्स होती हैं जो डायरेक्टली डिमांडेड नहीं की जाती, क्योंकि कंज्यूमर की वांट्स को वो डायरेक्टली सेटिस्फाइड नहीं करती, बल्कि उनको यूज किया जाता है उन गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो कंज्यूमर को डायरेक्टली सेटिस्फाइड करती है। जैसे कि डिमांड फॉर मशीन, डिमांड फॉर रॉ मटेरियल एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो मशीनें हैं उनका प्रयोग करते हैं हम किसी अदर गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए। तो ये मशीन, रॉ मटेरियल, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये हमारे लिए क्या हुई, ड्राइव डिमांड। नेक्स्ट चलते हैं, अभी हम बात करने वाले हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। यानी कि लॉ ऑफ डिमांड जो हमने पढ़ा है, मांग का नियम हमने जो पढ़ा है, उसके क्या क्या एक्सेप्शन है, मतलब किन किन केस में मांग का नियम लागू नहीं होता। हमें यही पता होना चाहिए कि मांग का नियम क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। तो हमने देखा कि ये इनवर्स रिलेशनशिप को बताता है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में। जैसे जैसे प्राइजेस फॉल करेंगे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, और इसमें सेटर्स पेरिबस की कंडीशन लगती है। इसमें प्राइस हमारे क्या है, प्राइस के आधार पर हम डिमांड को देखते हैं, अदर थिंग्स हमारी क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती हैं। बट अगर हम पॉइंट ऑफ फर्स्ट की बात करें, जिस केस में हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है, वो है आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शंस या वेवलन इफेक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेवलन इफेक्ट्स बोलते हैं। यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो कि
प्रेस्टीज प्रेस्टीज वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि प्रतिष्ठा सूचक वस्तु ऐसी होती है, मतलब हम ये कह सकते हैं एक प्रकार से जो हमारे स्टेटस को बताती हैं, हमारे स्टेटस को रिप्रेजेंट करती हैं। लोग अपना स्टेटस दिखाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए उन चीज़ों को यूज करते हैं, और उन चीज़ों को वो यूज तभी करते हैं जब उनकी क्या है, जो प्राइजेज है वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर डायमंड एंड ज्वेलरी की वगैरह की बात करें, महंगी ज्वेलरीज होती हैं वो सभी नहीं डाल सकते, ठीक है। जो रिच पर्सन होते हैं वही उनको क्या है डालते हैं, क्योंकि उनके प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो इस केस में लॉ ऑफ डिमांड हमारा फेल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्राइजेस के बढ़ने से क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इंक्रीज करती है। क्लियर। आगे चलते हैं गिवन गुड्स। गिवन गुड्स क्या होती है हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है। गिवन गुड्स क्या है, जो एक प्रकार से इन्फीरियर गुड्स का ही पार्ट होता है। देखो ये हमारे इन्फीरियर गुड्स हैं, यानी कि घटिया वस्तुएं हैं, तो इसी का एक पार्ट होती है गिवन गुड्स। गिवन गुड्स वो गुड्स होती हैं जिसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं होता, और प्राइजेस के बढ़ने से इसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम मीट और एक मोटा अनाज है, इसकी बात कर लेते हैं। देखो मोटा अनाज हमारे लिए क्या एक प्रकार से गिवन गुड्स है, इसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, जैसे कि मीट इसका क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर मोटे अनाज के प्राइजेस अगर बढ़ जाते हैं तो हम इसको खरीदना कम नहीं कर देंगे, क्योंकि इसका क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्योंकि मीट के प्राइस में और मोटे अनाज के प्राइस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो हमारी मजबूरी है कि हमने मोटे अनाज की डिमांड को ही बढ़ाना पड़ेगा। देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू सॉरी अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट गिवन, for given goods there is a positive relationship between price and quantity demanded। गिवन के अकॉर्डिंग, रॉबर्ट गिवन ने ये कंसेप्ट दिया था, तो उनके अकॉर्डिंग जो गिवन गुड्स हैं उनमें पॉजिटिव रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच, जबकि इन्फीरियर गुड्स में ये इम्पैक्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है। इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव। आपको ध्यान रखना है कि गिवन गुड्स का क्या है, इनकम इफेक्ट कैसा होता है, नेगेटिव होता है। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, गिवन गुड्स का कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता। ऑल गुड्स आर इन्फीरियर गुड्स, जितनी भी गिवन गुड्स होते हैं वो सारी की सारी इन्फीरियर गुड्स होती हैं, बट ऑल इन्फीरियर गुड्स आर नॉट गिवन गुड्स। यानी कि आप देख सकते हो all given goods are inferior goods but all inferior goods are not given goods। यानी कि जितनी भी inferior goods होती है वो सारी की सारी given goods नहीं होती है, बट सारी की सारी given वस्तुएं क्या है, inferior goods होती हैं। आई होप आपको ये यहाँ भी कंसेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक हमारा होता है बैंड वैगन इफेक्ट। ये बैंड वैगन इफेक्ट क्या है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। इंडिविजुअल डिमांड कमोडिटीज बिकॉज अदर आर डूइंग सो। यानी कि बैंड वैगन इफेक्ट वो होता है जो एक प्रकार से डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि हम किसी भी कमोडिटी की डिमांड इसलिए बढ़ा देते हैं क्योंकि जो दूसरे लोग हैं हमारी कम्युनिटी में वो उसकी डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। यानी कि भेड़ चाल, एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि मतलब नकल करना, दूसरों की रीस करना, ये बैंड वैगन इफेक्ट में आता है। मतलब दूसरे कर रहे हैं इसलिए हम उस चीज़ को कर रहे हैं, भले ही हमारे पास इतनी इनकम नहीं है, बट दूसरों को देखकर हम क्या करते हैं, उस चीज़ को परचेज करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। ठीक है। एक होता है स्नोब इफेक्ट। ये क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड commodities because other are not demanding them because commodities have prestige value और exclusive than other। देखो स्नोब इफेक्ट में और बैंड वैगन इफेक्ट में मेन डिफरेंस यही है। बैंड वैगन इफेक्ट में हम किसी प्रोडक्ट की डिमांड इसलिए करते हैं, इसलिए उसको खरीदना चाहते हैं क्योंकि लोग उसको खरीद रहे हैं, लोगों को देखकर ही डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। बट स्नोब इफेक्ट में हम क्या करते हैं, किसी की भी कमोडिटी की डिमांड इसलिए करते हैं कि अदर जो पर्सनस है, अदर कंज्यूमर जो उस कमोडिटी की कमोडिटी को नहीं परचेज कर, यानी कि वो यूनिक है, उसको सभी नहीं खरीद सकते, वो हमें यूनिक बनाती है। ठीक है, उसकी प्रेस्टीज वैल्यू होती है और वो एक्सक्लूसिव होती है, अदर देन अदर, एक्सक्लूसिव होती है देन अदर। ठीक है।
मैं कोई भी ऐसी कमोडिटी जब खरीदता हूँ, बहुत महंगी गाड़ी हो जाती है इसमें, यानी कि सभी लोग उसको नहीं खरीद सकते। जो महंगी महंगी गाड़ी होती है, हम उसका एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं, तो वो हमारा क्या होगा, स्नोव इफेक्ट होगा। एक होती है इग्नोरेंस। हमारी अज्ञानता भी कई बार हमारी जो डिमांड है उसको इम्पेक्ट करती है। जैसे कि हमारे दिमाग में कई बार होता है, जिस कमोडिटी के प्राइजेस क्या हैं, हाई होते हैं, हम उसकी क्वांटिटी जो डिमांडेड है वो ज़्यादा करते हैं। क्योंकि क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि प्राइजेस हाई हैं तो उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होगी। और जिसके प्राइजेस कम होते हैं उसकी क्वांटिटी डिमांडेड भी हम क्या करते हैं, कम करते हैं। हमें ये लगता है कि इसकी क्वालिटी क्या है, अच्छी नहीं होगी। ठीक है। एक होता है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। ये क्या है? इस कंसेप्ट को दिया था गिवन बाय जेम केन्स के द्वारा, इस कंसेप्ट को दिया गया। तो इसमें एक कंजूस टाइप का जो कंसेप्ट वो देखने को मिलता है। यानी कि हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जब कोई भी इकोनॉमिक रिसेशन आता है, यानी कि मंदी जब आती है, तो उसमें लोग है ना क्या करते हैं, सेविंग ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं। कंज्यूमर्स क्या करना शुरू कर देते हैं, सेविंग ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं। और लोग क्या है, डिमांड कम करना शुरू कर देते हैं, सेविंग ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं। जिससे क्या होगा, डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। तो इसमें जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम देखने को मिलेगा। तो मंदी में क्या होगा, प्राइजेस वैसे से फॉल करेंगे, बट लोग इसमें सेविंग ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं, लोग डिमांड कम होगी, तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली डिमांड भी फॉल करेगी। तो दोनों में कैसा रिलेशनशिप देखने को मिला, पॉजिटिव। तो ये हमारे कुछ फैक्टर थे जो इम्पैक्ट करते हैं हमारे डिमांड को। तो आज की इस वीडियो में हमने जो डिमांड हाउस का बेसिक कंसेप्ट समझा, हमने लॉ ऑफ डिमांड को भी देखा, हमने डिमांड शेड्यूल को भी समझा, हमने डिमांड फंक्शन को भी समझा, और साथ के साथ उन फैक्टर को भी हमने स्टडी किया जो कि डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ऐसी वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।